पढ़ेंगे समसामयिक घटना चक्र जीएस सामान्य अध्ययन 2023 और आज इसमें हम मध्यकालीन भारत का इतिहास को देखेंगे। मध्यकालीन इतिहास को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है। आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। भी दिए गए हैं जो एक एक करके इसी चैनल पर हम कवर करेंगे, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास में सबसे पहले देखते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित सभी तथ्यों को। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में। मक्का है, मक्का सऊदी अरब में है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, अरबों ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई 712 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम तथा मोहम्मद गोरी में से भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, ये था मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब के। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी थी अरोड़। गजनी राजवंश का संस्थापक था, ये थे अलब्तकीन। वह चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, ये थे विद्याधर। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो टोटल 17 बार। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था, ये थे उतबी। शाहनामा का लेखक फिरदौसी संबंधी था महमूद गजनवी के दरबार से। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान था, ये थे अलबरनी। अलबरनी भारत में आया था 11वीं शताब्दी में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अलबरनी। अलबरनी के विषय में सत्य कथन है, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था भीमदेव प्रथम ने। एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए महमूद गजनवी ने। मध्य एशिया का शासक जिसने 90 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता, ये थे शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम पराजित किया भीम द्वितीय अथवा मूल राज द्वितीय ने। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम सत्य की स्थापना हुई, ये है तराइन का द्वितीय युद्ध। भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम है महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, चंगेज खां और तैमूर। वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है, ये है मोहम्मद गोरी। भारत में मोहम्मद गोरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। बख्तियार खिलजी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की, ये था मोहम्मद गोरी का दास। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। भारत पर तुर्की आक्रमण के विषय में सत्य कथन है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। वह शिलालेख जिससे रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है, यह है 10 शिलालेख। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश से संबंधित सभी तथ्यों को। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, यह है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा है, दिल्ली में स्थित एक मस्जिद है। प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश एवं फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई चौगाल की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, ये है इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम कहा गया था इल्तुतमिश को। मध्यकालीन भारत में प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था इल्तुतमिश के काल में। मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए इल्तुतमिश के शासन काल में। चंगेज खां का मूल नाम था तेमुजिन। सत्य कथन है इल्तुतमिश के शासन काल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म में युवराज के खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जौनी को। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में हाथ था तुर्कों का।
दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, ये है बलबन। बलबन के बारे में सही कथन है, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर ली। बलबन उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहता था। नेक्स्ट है भारत का प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया, ये है बलबन। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने धारण की जिले इलाही की उपाधि। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ करवाया बलबन ने। सुल्तान बलबन का महत्वपूर्ण कार्य क्या था? नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया था। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। नोट करके दिया गया है, नसरुद्दीन महमूद ने उसे उलुग खां की उपाधि दी थी। गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है बलबन ने। कि सुल्तान ने एक अलग विभाग आदि स्थापित किया बलबन ने। अब देखते हैं खिलजी वंश से संबंधित सभी तथ्यों को। वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया, ये थे अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की महान उपाधि धारण की थी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई, ये थे जफर खां। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय के साथ जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान का उद्देश्य था धन की प्राप्ति। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। यहाँ पे सुमेलित किया गया है रणथंभ और हमीर देव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा राय रामचंद्र, गुजरात के शासक थे कर्णदेव। दिल्ली के वह सुल्तान जिन्होंने फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था, ये थे अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान जिसके काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी के प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। वह सुल्तान जिसने बाजार सुधार लागू किए थे, अलाउद्दीन खिलजी। मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की, अलाउद्दीन खिलजी। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त की थी। वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया, अलाउद्दीन खिलजी। सुमेलित किया गया है रियासत शासक देवगिरी रामचंद्र देव, शंकर देव। इस तरफ रियासत दी गई, इस तरफ इनके शासक हैं। देवगिरी के थे रामचंद्र देव, शंकर देव। वारंगल के प्रताप रुद्र देव द्वितीय, होयसल के वीर बल्लाल, मदुरा के वीर पांड्या। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया, मुबारक खिलजी। दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। घड़ी अथवा गृह लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, अलाउद्दीन खिलजी। सेना के घोड़े दागने की पद्धति शुरू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। 306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों की सीमा के बीच थी रावी नदी। अब देखते हैं तुगलक वंश से संबंधित तथ्यों को। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन जिस सुल्तान के लिए कहा है वो है मोहम्मद तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी का वह सेना अध्यक्ष जो तुगलक वंश का संस्थापक एवं प्रथम सुल्तान बना, यह है गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का पहला शासक होने का श्रेय दिया जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश तथा तुगलक वंश में से सर्वाधिक समय पर देश में राज किया था तुगलक वंश ने। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, ये है मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अमीर ए कोही, एक नया विभाग जिस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था वह था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी, यह है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने।
सत्य कथन है मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। नेक्स्ट है मूर देश मोरक्को अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है इब्न बतूता ने। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों के सहायतार्थ रोजगार कार्यालय की स्थापना की। यह है फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया। ये है फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज शाह तुगलक। सही कथन है फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान बंदगान स्थापित किया। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा फिरोज तुगलक। गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया फिरोज तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। ये है फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ये है फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ में से अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की बेहतर समझ हो सके। फिरोज शाह तुगलक ने राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा था एक खैराती अस्पताल। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद। वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। यह है नसरुद्दीन महमूद। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में राज्य स्थापित हुआ सैयद वंश का। अब देखते हैं लोधी वंश से संबंधित सभी तथ्यों को। खिलजी तुगलक सैयद तथा लोधी शासकों में से अफगान मूल के थे लोधी शासक। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम है बहलोल खान लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। यहाँ पे समय आप खुद देख लीजिए इनका। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया था खातौली के युद्ध में। वह मध्ययुगीन सुल्तान जिसे आगरा शहर की नींव डालने एवं उसके सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है। ये है सिकंदर लोधी को। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं की रचना की थी सिकंदर लोधी ने। अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है सिकंदर लोधी को। दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोधी वंश। बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इब्राहिम लोधी में से वह शासक जो गुलाम वंश का नहीं था। यह है इब्राहिम लोधी। अब देखते हैं विजयनगर साम्राज्य से संबंधित सभी तथ्यों को। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। वह शासक जो कृष्णा नदी के सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व किया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। ये है हरिहर प्रथम। नेक्स्ट है अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री है गंगा देवी। विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। यह है हरिहर सेकेंड। प्रमुख तथ्य है नरलिव सालुब ने संगम वंश का अंत किया और उससे राज सिंहासन छीन कर सालुब वंश आरंभ किया। वीर नरसिंह ने अंतिम सालुब शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके चचेरे भाई अच्युत देव राय थे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जिस राजा के साथ लड़ा था वह थे कुली कुतुब शाह।
कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। वह शासक जिसे आंध्र भोज भी कहा जाता है ये है कृष्णदेव राय। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन स्वर्ण युग था तेलुगु साहित्य का। कृष्णदेव राय ने स्थापना की नागलपुर नगर की। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित हुआ था कृष्णदेव राय के शासन काल में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देव राय सेकंड के राजकाल में। निकोलो कोंटी था इटली का एक यात्री जिसने देव राय प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। पुर्तगाली लेखक नूनिच के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निपुण थी कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण एवं भविष्यवाणी में। कंबन, कुट्टन, नन्नय तथा टिक्कन में से महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात हैं नन्नय तथा टिक्कन। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। 1565 ईस्वी में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर के बीच में। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, बीदर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच में। जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक था वेंकट द्वितीय। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था की विशेषता थी भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी तथा कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। वह स्थान जहाँ के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं ये हैं हम्पी। विजयनगर का शासक जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा ये है बुक्का प्रथम। प्रथम तेलुगु कवि श्रीनाथ से संबंध दरबार था देव राय द्वितीय का। वह राज्य जिसमें कल्याण मंडप की रचना मंदिर का निर्माण एक विशिष्ट अभिलक्षण था विजयनगर। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं ये अवस्थित है हम्पी में। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से संबंधित सभी तथ्यों को। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान थे तुर्क वर्ग के। दिल्ली सल्तनत से संबंधित सत्य कथन है दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। इक्ता प्रणाली अरब की मौलिक प्रणाली थी। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख दीवान ए आरिस कहलाता था। इक्ता क्या थी? इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में आकार की दृष्टि से आरोही अनुक्रम है परगना, सरकार और सूबा। एक तरफ यहाँ पे विभाग दिया गया है, इस तरफ संस्थापक सुल्तान है। दीवान ए बंदगान के संस्थापक हैं फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए अर्ज के हैं बलबन। दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ये राजस्व विभाग है। दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक ये कृषि विभाग है। दीवान ए खैरात ये दान विभाग है, इसके संस्थापक हैं फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण विभाग है। इस तरफ यहाँ पे विभाग दिया गया है नीचे और एक तरफ कार्य दिया गया है, एक तरफ विभाग है। दीवानी अर्ज सेना विभाग से संबंधित है। दीवानी रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित विदेश विभाग से भी संबंधित। दीवानी इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। दीवानी वजारत वित्तीय मामला से संबंधित। वह राजवंश जिसके अंतर्गत वजारत का चरमोत्कर्ष हुआ यह है तुगलक राजवंश। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था फारस, अरब, तुर्क, मंगोल, भारतीय तत्वों का। भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है खराज, उस्र एवं मुक्तई। भारत का मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की ये है इल्तुतमिश। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर। जवाबित का संबंध था राज्य कानून धर्मनिरपेक्ष से। हदीस है एक इस्लामिक कानून है। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली राशि। सल्तनत काल के दो प्रमुख मुद्राएं हैं जीतल एवं टंका। टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल में सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल थे।
ये जो टंका था ये चांदी था, ससगनी चांदी था तथा जीतल तांबा था। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत से संबंधित कला एवं साहित्य। भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ 12वीं शताब्दी से। अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी अलाई दरवाजा में। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी तथा फिरोज शाह तुगलक में से वह जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया यही अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया फिरोज शाह तुगलक ने। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था बलबन का मकबरा है। प्रथम वास्तविक मेहराब जिस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत है यह है बलबन के मकबरे में। इन स्थापत्यों के निर्माण का सही कालानुक्रम है कुतुब मीनार, तुगलकाबाद का किला, लोधी गार्डन, फतेहपुर सीकरी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे अत्रि और महेश। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में। एक तरफ स्तर दिया गया है, एक तरफ स्थापत्य है। दिल्ली कुब्बत उल इस्लाम, जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल, गुलबर्गा जामा मस्जिद। एक तरफ यहाँ पे वास्तुशैली दी गई है, एक तरफ संबद्ध राजवंश है। मेहराब की निचली सतह की कमल कली की झालर खिलजी वंश से संबंधित है। अष्टभुजी मकबरे का उदय तुगलक वंश में हुआ। स्तंभों में बोध गोई का प्रयोग विजयनगर, झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार सरकी से संबंधित है। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत साहित्य से संबंधित सभी तथ्यों को। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम था अल बरनी। तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज के पटियाली में। अमीर खुसरो ने अग्रगामी भूमिका निभाई खड़ी बोली के विकास में। दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा था अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो एक थे कवि, इतिहासकार एवं संगीतज्ञ। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था अमीर खुसरो। सत्य कथन है हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। फारसी का वह प्रथम कवि जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया यही अमीर खुसरो। तबकात ए नासिरी का लेखक था मिनहाज उस सिराज। ग्रंथों का कालानुक्रम है किताब उल हिंद, पृथ्वीराज रासो, तबकाल ए नासिरी, फतवा ए जहांदारी। वह भाषा जिसे दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया ये है फारसी भाषा। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। एक तरफ यहाँ पे लेखक दिया गया है, एक तरफ रचना पुस्तकें हैं। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही, हसन निजामी की ताजुल मासिर, मिनहाज उस सिराज की तबकात ए नासिरी, याहिया बिन अहमद की तारीख ए मुबारक शाही, अमीर खुसरो की खजाइन उल फतूह, जियाउद्दीन बर्नी की फतवा ए जहांदारी। नेक्स्ट है मुल्ला दाऊद चंद्रयान, दामोदर कवि पद्मावती कथा, सोमनाथ राग विबोध, अमीर खुसरो आसिका। एक तरफ पुस्तकें दी गई हैं, इस तरफ उनके लेखक हैं। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं शम्स ए सिराज अफीफ, तुगलकनामा अमीर खुसरो, हुमायूंनामा की लेखक हैं गुलबदम बेगम। तारीख ए हिंद किताब उल हिंद के लेखक अल बरनी है। तारीख है दिल्ली खुसरो, रेहला के हैं इब्न बतूता। सुमेलित किया गया है, इस तरफ कृति है, इस तरफ इनके लेखक हैं। हकाइक ए हिंदी अब्दुल वाहिद बिल ग्रामी, तहजीबुल अखलाक इब्न मिसकाविया, कुंजुल तिजार, बैलक अल कबायगी, जवामिउल हिकायत, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी, फवाद उल फवाद, अमीर हसन अल खिलजी। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण का पहला विवरण मिला है तबकात ए नासिरी से।
वीणा, ढोलक, सारंगी तथा सितार में से वह संगीत वाद्य जिसे हिंदू मुस्लिम गाद्य वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है, ये है सितार। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, इस तरफ नाम है, इस तरफ ग्रंथ है संगीत। राणा कुंभा संगीत राज, काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी राग चंद्रिका, पुंड पुंडरीक विठल राग माला, कृष्णानंद व्यास राग कल्पद्रुम। ग्रंथ दिया गया है, इस तरफ इनके रचयिता हैं रास कौमुदी, श्रीकंठ राग विभोद सोमनाथ, चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमन। नेक्स्ट है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना स्मरण लिखा था, ये है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत से संबंधित विविध तथ्यों को देखते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। दस्तार बंदान कहलाते थे उलेमा। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसके शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, ये है नसरुद्दीन खुसरो शाह। सुमेलित है, इस तरफ यात्री है, इस तरफ किस देश के थे? मार्को पोलो इटली, अब्दुल रजाक ईरान, नूनीज पुर्तगाल। नेक्स्ट यहाँ पे एक तरफ सुल्तान दिया गया है, इस तरफ राज्य है। बहादुर शाह गुजरात, चांद बीबी बीजापुर, रजिया सुल्तान दिल्ली, बाज बहादुर मालवा। यात्रियों के भारत आगमन का अनुक्रम है अलबर्नी, इब्न बतूता, ट्रेवर नियर, मनूची। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना दी गई सदरुद्दीन मोहम्मद औफी द्वारा। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है, वह कौन थे? तो ये थे इब्न बतूता। नेक्स्ट यहाँ पे एक तरफ लेखक दिया गया है, एक तरफ उनसे संबंधित ग्रंथ हैं। तो इसमें पहला है कृष्ण देव राय, इनका ग्रंथ है अमुक्त माल्यद। महेंद्र वर्मन का है मत्त विलास प्रहसन। भोजदेव का है समरांग भोजदेव का है समरांगण सूत्रधार। सोमेश्वर का है मानसोल्लास। नेक्स्ट है घटनाओं का सही कालानुक्रम है कुतुब मीनार का निर्माण, फिरोज तुगलक की मृत्यु, पुर्तगालियों का भारत आक्रमण, विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल। घटनाएं एवं उनका सही कालानुक्रम है तराइन का द्वितीय युद्ध, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, अफगान षड्यंत्र, मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। नेक्स्ट है सती प्रथा, बाल विवाह तथा जौहर प्रथा में से वह प्रथा जिसकी शुरुआत राजपूतों के समय हुई, ये है जौहर प्रथा। एक तरफ युद्ध दिया गया है, एक तरफ उसका समय है। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी सन में। कलिंग युद्ध 661 ईसा पूर्व में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी सन में। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। तैमूर का आक्रमण ये हुआ था 1398 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में तथा घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। इस एक तरफ यहाँ पे शासक दिया गया है, एक तरफ प्रमुख कार्य हैं अकबर, आइन ए दहसाला, मोहम्मद तुगलक, प्रतीक मुद्रा, इल्तुतमिश, चहलगानी, अमीर शेर शाह, सड़क ए आजम। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का वह वंश जिसने सबसे कम समय तक शासन किया, यह है खिलजी। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने जिन शासकों के अधीन सेवा की थी वे थे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। वह मध्यकालीन विद्वान या लेखक जो जैन धर्म का अनुयायी था, यह है हेमचंद्र सूरी। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टकिल पदनाम प्रयुक्त होते थे ग्राम मुखिया के लिए। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था मक्का की। अब देखते हैं उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश से संबंधित सभी तथ्यों को। जौनपुर नगर स्थापित किया गया मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। जौनपुर नगर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। जौनपुर के सरकी राज्य का अंतिम शासक था हुसैन शाह। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, ये है जैनुल आबेदीन। जैन उल नेक्स्ट है जैन उल आबेदीन मोहम्मद बिन तुगलक, हुसैन शाह सरकी तथा अकबर में से वह शासक जिसने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया, ये है जैन उल आबेदीन। जैन उल आबेदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है बुर्ज
बौद्ध पगोडाओं के सामान फारसी शैली, मुनि सुंदर सूरी तथा मुनि सुंदर सूरी नाथा, टिल्ला भट्ट तथा मुनि जिन विजय सूरी में से वह विद्वान जो कुंभा के दरबार में नहीं था, ये है मुनि जिन विजय सूरी। एक तरफ यहाँ पे शासक दिया गया है, एक तरफ उसके राज्य हैं। राजा हमीर मेवाड़, राजा चुंडा मारवाड़, मलिक राजा फारूकी खानदेश, मलिक सरवर ख्वाजा जहां जौनपुर से संबंधित हैं। मध्यकालीन भारतीय राज्य है और इस तरफ वर्तमान क्षेत्र दिया गया है। चंपक चंबा हिमाचल में है, दुर्गर जम्मू, कुलूत कुल्लू हिमाचल है। नेक्स्ट है बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन ने। बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में यानी 14वीं सदी में। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी थी गुलबर्गा। एक तरफ यहाँ पे वंश दिया गया है, एक तरफ सल्तनत है। आदिल शाही बीजापुर, कुतुब शाही गोलकुंडा, निजाम शाही अहमदनगर, सरकी शाही जौनपुर से संबंधित है। नेक्स्ट है मुस्लिम शासकों में से वह जिसे उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी, ये है इब्राहिम आदिल शाह। किताब ए नौरस नामक पुस्तक के लेखक कौन था, तो ये है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत हुआ। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। एक तरफ शासक दिया गया है, एक तरफ राज्य है। बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, यूसुफ आदिल शाह बीजापुर। नेक्स्ट है एक तरफ वंश राज्य है, एक तरफ राजधानी है। काकती की है वारंगल, होयसल की द्वार समुद्रम, यादव की देवगिरी, पांड्य की है कोरकोई, तत्पश्चात मदुरा। गोलकुंडा को वर्तमान में कहा जाता है हैदराबाद। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हलेबीड और बेलूर में। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है हलेबीड। वह स्मारक जिसमें वह गुम्बद है जो संसार के विशालतम गुम्बदों में से एक है, गोल गुम्बद बीजापुर। मांडू के जहाज महल का निर्माण करवाया था सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने। गुजरी महल ग्वालियर के किले में बनवाया था मान सिंह ने। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था भाटा रीवा मध्य प्रदेश के राजा रामचंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है यहाँ पे सुमेलित किया गया है, इस तरफ स्थापत्य है, इस तरफ स्थल है। अदीना मस्जिद पंडुआ पश्चिम बंगाल में, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में, दाखिल दरवाजा गौड़, तीन दरवाजा अहमदाबाद। दक्षिण भारत के पोलीगार थे क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। अब देखते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित तथ्यों को। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवर संतों के द्वारा। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था संसार दुखपूर्ण है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, ये कथन है रामानंद का। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संतों का आचरण था ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीतों का गायन। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकर देव ने। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया शंकर देव ने। रामानुजाचार्य संबंधित हैं विशिष्टाद्वैत से। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया वल्लभाचार्य ने। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म स्थली है चंपारण छत्तीसगढ़ में। एक तरफ दर्शन दिया गया है, एक तरफ उनके संस्थापक हैं। अद्वैतवाद के संस्थापक हैं शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुज, द्वैतवाद के मध्वाचार्य, द्वैताद्वैतवाद के हैं निम्बारकाचार्य। नेक्स्ट है कबीर के उपदेशों का संकलन है बीजक। पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया वल्लभाचार्य ने। दादू कबीर रामानंद तुलसीदास में से वह भक्त संत जिसने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, ये है रामानंद। कबीर शिष्य थे रामानंद के। मध्यकालीन भारत के वह संत जिनका जन्म प्रयाग में हुआ, ये हैं रामानंद। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है अमर मूल। मलूक दास एक संत कवि थे कड़ा के। संत घासीदास के पिताजी का नाम था महंगू। भक्ति संतों का सही कालानुक्रम है कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। इनका ये समय आप से देख लीजिए। नेक्स्ट है भगवान शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित है 12 ज्योतिर्लिंग।
रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। वह स्थान जो गुरु नानक का जन्म स्थल था, ननकाना। वह शासक जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, सिकंदर लोधी। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत है नानक का। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। भक्ति प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम था भोजराज। राग गोविंद के रचनाकार हैं मीराबाई। चैतन्य, मीराबाई, नामदेव तथा वल्लभाचार्य में से वह जो इस्लाम से प्रभावित था, ये है नामदेव। मध्यकालीन संतों का कालानुक्रम है रामदेव, कबीरदास, गुरु नानक देव, मीराबाई। एक तरफ संत कवि हैं, एक तरफ उनके व्यवसाय दिया गया है। नामदेव दर्जी, कबीर जुलाहा थे, रविदास मोची सेना नाई थे। नेक्स्ट है लोधी वंश के पतन तथा बाबर के सत्तारूढ़ होने के समय उपदेश देने वाले संत थे गुरु नानक। चैतन्य महाप्रभु संबंध है वैष्णव संप्रदाय से। तुलसीदास समकालीन थे अकबर तथा जहांगीर के। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे तुलसीदास। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका तथा साहित्य रत्न में से वह रचना जो संत तुलसीदास जी की नहीं है, ये है साहित्य रत्न। सुमेलित किया गया है, एक तरफ व्यक्ति है, एक तरफ उनकी रचना है। ध्रुव दास इनकी रचना है। भगत भगत नामावली नाभादास की है। भक्तमाल केशवदास रसिक प्रिया उस्मान की चित्रावली। वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है पठरपुर, महाराष्ट्र में। वरकरी संप्रदाय का संत था नामदेव। भक्त तुकाराम जिस मुगल सम्राट के समकालीन थे, वह है जहांगीर। नागा अर्जुन, तुकाराम, त्यागराज तथा वल्लभाचार्य में से वह जो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, ये है नागा अर्जुन। सत्य कथन है मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता है, के शौकीन थे। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी संतों में से वह जो सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे, ये है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था अफगानिस्तान में चिश्त के निवासी अबू इसहाक समी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हरनी के। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर यानी भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार थे छत्रपति साहू शिवाजी के पौत्र थे। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है दिल्ली में। वह सूफी संत जिनकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अब्दुल जिलानी, शेख मोइनुद्दीन तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह जो चिश्ती सिलसिले से संबद्ध नहीं है, ये है शेख अब्दुल जिलानी। भारत का सादी कहा गया है अमीर हसन को। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक में से वह सुल्तान जिसने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से मना कर दिया था, ये है अलाउद्दीन खिलजी। वह सूफी संत जो महबूब ए इलाही कहलाता था, ये है शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, निजामुद्दीन औलिया। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंज ए शंकर तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है, ये है फरीदुद्दीन गंज ए शंकर। नेक्स्ट है प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। सुमेलित है, इस तरफ संत है, इस तरफ उनका मकबरा है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा अजमेर में है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब का है दौलताबाद में। शेख मोहम्मद हुसैनी का गुलबर्गा में तथा शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है दिल्ली में। एक तरफ संत दिया गया है, एक तरफ संप्रदाय है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया, शेख अहमद सर हिंदी नक्शबंदिया, दारा सिकोह कादिरिया, शेख सहाबुद्दीन सुहरावर्दिया। शेख अहमद सर हिंदी समकालीन था अकबर एवं जहांगीर के। शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया के। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे अकबर के।
भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शुरू की गई शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा। सूफीवाद के सिलसिलों में वह जो संगीत के विरुद्ध था ये है नक्शबंदिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया मानते थे सुहरावर्दी संप्रदाय को। हठ योग अपनाया जाता था नागपंथियों और सूफी संतों द्वारा। अति कट्टर पंथ सूफी संप्रदाय था नक्शबंदी। सूफियों में से वह जिसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना शाह मोहम्मद गौस। उलेमा खानकाह शेख तथा समा में से वह जिसका संबंध सूफीवाद से नहीं है ये है उलेमा। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी रस खान ने। 12 मासा की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। सुमेलित है मध्यकालीन कवि दिया गया है, एक तरफ उनकी रचनाएं हैं। मुल्ला दाऊद की है चंद्रयान। दामोदर कवि पद्मावती कथा। सोमनाथ राग विबोध। अमीर खुसरो आशिका। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है देवा शरीफ में। क्राइस्ट का जन्म स्थान है बेथलेहम। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। वह ईसाई संत जो पशु पशुओं से प्रेम के लिए विख्यात हैं। असीसी के संत फ्रांसिस। ईसाइयों का गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के स्मरण में। अब देखते हैं मुगल वंश बाबर से संबंधित सभी तथ्यों को। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान इब्राहिम लोदी से संबंधित थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चकदाई तुर्क। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था सैवानी खान ने। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। वह मुगल शासक जिसने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया ये है बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध तथा पानीपत का तीसरा युद्ध में से वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया ये है पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर के इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था तोप खाना। एक तरफ बाबर के प्रमुख युद्ध दिए गए हैं तथा उनका वर्ष है इस तरफ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529 तथा चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ। वह युद्ध जिसमें बाबर ने जेहाद की घोषणा की थी यह है खानवा का युद्ध। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। मेवाड़ का राजा जिसे 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था यह है राणा सांगा। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की काबुल में। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल, पंजाब एवं आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। बाबर ने अपने बाबरनामा में जिन हिंदू राज्य का उल्लेख किया है वह है मेवाड़ एवं विजयनगर। तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा लिखी गई थी तुर्की भाषा में। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था बाबर के सेना नायक मीर बाकी ने। नेक्स्ट है हुमायूं और शेरशाह से संबंधित तथ्यों को अब देखते हैं। कामरान उस्मान अस्करी तथा हिंदाल में से वह जो हुमायूं का भाई नहीं था ये है उस्मान। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम है देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। वे 2 शासक जिनके मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था यह शेरशाह और हुमायूं। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने शिक्षा प्राप्त की थी जौनपुर से। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी तथा शेरशाह जैसे मध्ययुगीन शासकों में से वह जो उच्च शिक्षित था ये है शेरशाह। वह सुल्तान जिसने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई तथा बाद में सुल्तान की ये है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, मुद्रा प्रणाली में सुधार। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत जिस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया वह था हुमायूं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया 1532 ईस्वी में। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में। अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था हाजी बेगम ने। शुद्ध चांदी का रुपया शुरू किया शेरशाह ने। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर थी 64:1।
शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान था कालिंजर राज्य के विरुद्ध। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खोल दिया होता, यह कथन संबंध है शेर शाह से। शेर शाह का मकबरा है सासाराम में। शेर शाह ने निर्माण करवाया था दिल्ली की किला एक कुहना मस्जिद का। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था शेर शाह ने। कृषकों की सहायता के लिए जिस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, वो है शेर शाह। पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क बनवाई शेर शाह ने। शेर शाह का उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह, वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। ये है इस्लाम शाह। अब देखते हैं अकबर से संबंधित सभी तथ्यों को। वह स्थान जहां पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था, ये है कलानौर। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खान। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था, वह था कछवाहों से। चिश्ती संत की दरगाह जहां पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था, ये है मोइनुद्दीन चिश्ती। अधम खां, बैरम खां, बाज बहादुर तथा पीर मोहम्मद खां में से वह जिसे अकबर ने स्वयं मारा था, ये है अधम खां। राजपूताना का वह राज्य जिसने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, ये है मेवाड़। वह राजपूत शासक जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया, मारवाड़ के राव चंद्र सेन। नेक्स्ट है अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी मंडला अथवा गोंडवाना की। अबुल फजल की मृत्यु हुई थी शहजादा सलीम के कारण। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक तथ्य है प्रशासकीय एकता और कानूनों की एक रूपता, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न एवं उनकी धार्मिक नीति। अकबर की लोकप्रियता के कारण थे मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, ये है अकबर। बाबर, हुमायूं, अकबर तथा औरंगजेब में से वह बादशाह जिसको प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता था, ये है अकबर। नेक्स्ट है वह शासक जिसने आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है पहली बंध्या हो, तो ये है अकबर। अकबर के बारे में सत्य कथन है अकबर ने लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी व्यवस्था पर। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रथा को लागू किया, वह उधारी ली गई थी मंगोलिया में प्रचलित प्रणाली से। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को रखरखाव करना पड़ता था 20 घोड़ों का। जाप्ती, दहसाला, नसक तथा कानकुट में से वह कर व्यवस्था जिसे बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, ये है दहसाला। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था के एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति निर्मित की गई थी टोडरमल के द्वारा। जब्ती प्रणाली उपज थी अकबर की। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य नैरंतर्य की कड़ी था टोडरमल। अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ किया था 1582 ईस्वी में। वह इतिहासकार जिसने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा, मोहसिन फानी ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना था वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। फतेहपुर सीकरी में स्थित वह इमारत जिसे थाने फतेहपुर कहा जाता है, जामा मस्जिद है। स्वर्ण महल, पंच महल, जोधाबाई महल एवं अकबरी महल में से वह स्मारक जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है, ये है अकबरी महल। दिल्ली में स्थित वह ऐतिहासिक इमारत जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, हुमायूं का मकबरा।
सुलह-ए-कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अकबर द्वारा प्रतिपादित किया गया। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा आधारित थी। राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता तथा उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर वह मुगल बादशाह जिसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, ये है अकबर। अकबर ने कहाँ पर बुलंद दरवाजा बनवाया? फतेहपुर सीकरी में। जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं तथा अकबर में से वह मुगल सम्राट जिसने शिक्षा संबंधी सुधार किए, ये हैं अकबर। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया, ये कथन है विलियम फिंच का। अकबर द्वारा बनाई गई वह इमारत जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, यह है पंचमहल। जहांगीर महल स्थित है आगरा में। दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला में से वह किला जिसका निर्माण अकबर के राज्य में नहीं कराया गया, ये है दिल्ली का लाल किला। बादशाह दिया गया है, एक तरफ उनका मकबरा है। बाबर का है काबुल में, अकबर का है सिकंदरा, जहांगीर लाहौर, शाहजहां का आगरा तथा औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। इनका यहाँ पे ये समय दिया गया है, ये आप स्वयं देख लीजिए। नेक्स्ट है अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह थे फैजी, अब्दुल कादिर बदायनी, अबुल फजल निजामुद्दीन अहमद तथा शेख मुबारक में से वह जिसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, ये है अब्दुल कादिर बदायूनी। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज़्मनामा। वह जो अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, अब्दुल कादिर बदायूनी है। मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खां, अब्दुस समद, मीर सैयद अली में से वह जिसे सम्राट अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी, ये है मोहम्मद हुसैन। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वह था हरि विजय सूरी। अबुल हसन, दसवंत, किशन दास एवं उस्ताद मंसूर में से वह जो मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था, ये है दसवंत। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था अकबर। भारत का वह शासक जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, बादशाह अकबर। वह मध्यकालीन भारतीय लेखक जिसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है, अबुल फजल। अकबर के दरबार में रहने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था राल्फ फिंच। अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है। जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, महजर पर हस्ताक्षर, दीन ए इलाही की स्थापना। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल सम्राट में मिलाया 1576 ईस्वी में। अब देखते हैं जहांगीर से संबंधित सभी तथ्यों को। 2 अस्वा एवं सिंध अस्वा प्रथा शुरू की थी जहांगीर ने। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन है, जाट एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग थे। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जिस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी, वह है जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले भेजा था हॉकिंस को। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था थॉमस रो। जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था हॉकिंस को। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो भारत आए थे 1615 ईस्वी में। भारत में इंग्लैंड का वह दूत जो जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया, थॉमस रो। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था अजमेर में। विदेशी यात्रियों के भारत में आने का कालानुक्रम है राल्फ फिच, विलियम हॉकिंस, निकोलस टाउनटन, सर थॉमस रो। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, वह था फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। नेक्स्ट है वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है, जहांगीर एवं बाबर तथा बहादुर शाह जफर का। मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची जहांगीर के राज्यकाल में। जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी अबुल हसन को। वह चित्रकार जिसे नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की गई, ये है मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। मुगल बादशाहों में वह जिसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी, ये है जहांगीर। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था जहांगीर ने। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम, महावत खां एवं खुसरो ने। खुसरो जिस मुगल बादशाह का पुत्र था, वो है जहांगीर। नूरजहां गुट, जुंता दल,
के प्रमुख सदस्य थे। इत्मादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग नूरजहां के पिता थे। असमत बेगम नूरजहां की मां, आसफ खान नूरजहां का भाई एवं शहजादा खुर्रम शाहजहां। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था नूरजहां ने। प्राचीनकारी पिटरा ड्यूरा संबंधित है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। एक तरफ स्मारक है, एक तरफ निर्माता है बाबर जामा मस्जिद, हुमायूं पनाह, अकबर जहांगीरी महल, जहांगीर अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है दतिया में। अब देखते हैं शाहजहां से संबंधित सभी तथ्यों को। ईरान के शाह और मुगलों और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी कंधार। वह क्षेत्र जिसके निकल जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से बड़ा धक्का पहुंचा था, ये है कंधार। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना। वह कवि जिसने बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा करके समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया, ये हैं कवींद्राचार्य। वह जो शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था, ये है कलीम अबू जलीह। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ताजमहल, लाल किला, पंचमहल तथा शेर शाह के मकबरे में से वह स्थापत्य जिसमें हिंदू तथा ईरानी वास्तुकाल का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है, ये है ताजमहल। वह मुगल बादशाह जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, शाहजहां। वह मुगल बादशाह जिसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, शाहजहां ने। एक तरफ स्मारक दिया गया है, एक तरफ उसके निर्माता हैं अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर इसके निर्माता हैं, मोती मस्जिद आगरा के शाहजहां, मोती मस्जिद दिल्ली के औरंगजेब। नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जिस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था वो थे शाहजहां। शाहजहां शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी दारा सिकोह को। दारा सिकोह के उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत। दारा सिकोह की मूल रचना है मजमुल बहोन मजउल बहरीन। नेक्स्ट है दारा सिकोह को जिस स्थान पर दफनाया गया है वो है दिल्ली। अमीर खुसरो दारा सिकोह अमीर हसन एवं सुजा में से हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा सिकोह। वी ए इस्मत, जे एन सरकार तथा ए श्रीवास्तव में से वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, ये है ए श्रीवास्तव ने। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था मीर जुमला ने। वह मुगल बादशाह जिसने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया, ये है शाहजहां। दारा सिकोह मुराद बख्श शाह सुजा और औरंगजेब में से वह जो शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था, ये है औरंगजेब। अब देखते हैं औरंगजेब से संबंधित प्रमुख तथ्यों को। वह मुगल बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, ये है औरंगजेब। धर्मत का युद्ध लड़ा गया औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य। युद्धों का सही कालानुक्रम है बिलग्राम का युद्ध 1540, सरनाल का युद्ध 1572, धर्मत का युद्ध 1658, जजाऊ का युद्ध 1707 ईस्वी। नेक्स्ट है मुगल बादशाह जो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, ये है औरंगजेब। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत स्थित है मध्य प्रदेश में। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, सुलेमान सिकोह। औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी, ये है अकबर। नेक्स्ट है वह मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जय सिंह। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी 1686 ईस्वी में। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। वह बादशाह जिसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, औरंगजेब। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, ये है औरंगजेब। जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया वो शासक है औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। बीबी का मकबरा का निर्माता था औरंगजेब। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है, यह है राबिया उद दौरानी का मकबरा।
जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा तथा मेहरुन निसा में से वह जो सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी, ये है मेहरुन निसा। औरंगजेब ने साहिबात उस जमाने की उपाधि प्रदान की। जहां आरा को संत रामदास को संबोधित किया जाता है औरंगजेब के शासन काल से। अब देखते हैं मुगल कालीन प्रशासन से संबंधित सभी तथ्यों को। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को जाना जाता था सरकार के नाम से। मुगल काल में सेना का प्रधान था मीर बख्शी। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का परिवेक्षण। सही कथन है। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। आहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की। किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। सम्राट की ही आसन सम्राट ही जिनका आसन करना था। नेक्स्ट है बर्नियर, करेरी, मनूची तथा चेवरनियर में से वह जिसने मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया, ये है मनूची को। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था लोक आचरण अधिकारी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मुगल मनसबदारी व्यवस्था की विशेषताएं थी। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार आनुवंशिक नहीं होते थे। मनसबदारों की 3 श्रेणियां थी। इसमें 33 वर्ग थे। उन्हें मसरूत अथवा सशस्त्र पद प्राप्त होते थे। उनका सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। मनसब पद केवल सेवा काल तक ही रहता था। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व का। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, ये है जहांगीर। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। ये था सूबा एवं परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। नेक्स्ट यहाँ पे सुमेलित किया गया है। एक तरफ अधिकारी है, एक तरफ विहित कर्तव्य है। दीवान ए तन जागीर व वेतन को देखना। मुस्ताफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। मुशरिफ कार्यालय को संभालने के लिए वकियान 20 प्रमुख घटनाओं व फरमानों का सूचीबद्ध करना। सत्य कथन है अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। वह जिसने राम सीता की आकृतियों और राम सी देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए, ये हैं अकबर। मुगल प्रशासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया बाबर ने। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था हल की संख्या। वह मुगल कालीन नहर जिसका निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया, ये है सहाब नहर। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला से संबंधित तथ्यों को देखते हैं। मुगल चित्रकला के विषय में सत्य कथन है युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य तथा दरबारी चित्रण। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था हुमायूं ने। वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। हुमायूं ने दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया था अब्दुस समद द्वारा। चित्रांकन किया गया था अब्दुस समद के द्वारा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार थे अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिशन दास, अका रिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद गुराद, मनोहर, माधव तथा गोवर्धन। मुगल चित्रकला ने उन्नत की। जहांगीर के शासनकाल में पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। चित्रकला की यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश हुआ अकबर के दरबार में। किशनगढ़ शैली जिस कला के लिए प्रसिद्ध है वह है चित्रकला। वह मुगल सम्राट जिसने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार, एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया, ये है जहांगीर। वह एक संगीत वाद्य जिसे बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी, ये है बीड़ा।
प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है तोड़ी। तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने स्थापित किए हैं 5 संगीत अर्चना केंद्र। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन एवं हरिदास। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। अकबर से पूर्व तानसेन को संरक्षण देने वाला राजा था फाटा का राजा रामचंद्र सिंह। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली, ये है अकबर। अब देखते हैं मुगल कालीन साहित्य से संबंधित सभी तथ्यों को। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया था लेडेन और रस्किन ने। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। वह महिला जिसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखे गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता है स्थापित किया था माहम अनगा के द्वारा स्थापित किया गया था। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मनजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था माहम अनगा ने। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था ताज अल दिन मुफ्ती अल मलिकी ने। नेक्स्ट है, एक तरफ लेखक दिया गया है, एक तरफ पुस्तक है। हसन निजामी की है पुस्तक ताजुल मासिर, ख्वाद मीर की हुमायूंनामा, मोहम्मद कासिम की आलमगीरनामा, भीमसेन की नुक्सा ए दिल कुसा, अल रुतबी अल उतबी तारीखे यामनी, चंद्रभान ब्राह्मण, चहर चमन, मुअतमद खां इकबाल नामा जहांगीरी, अब्बास खां सरवानी, तारीखे शेर शाही। नेक्स्ट यहाँ पे सुमेलित किया गया है निजामुद्दीन अहमद, तबकात ए अकबरी, बाबर, तुजुक ए बाबरी, गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा। नेक्स्ट है निजामुद्दीन अहमद, तबकात ए अकबरी, इसे तारीख ए निजामी कहते हैं। ईश्वर दास नागर, फुतुहात ए आलमगीरी, सुजान राय भंडारी, खुलासत उद तवारिख, अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना एवं अब्दुल कादिर बदायूनी में से वह जिनका हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, ये है अब्दुल रहीम खाने खाना। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हामिद लाहौरी थे शाहजहां के शासन के एक राजकीय इतिहासकार। शाहजहांनामा के लेखक हैं इनायत खां। अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ का अनुवाद है पंचतंत्र का। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था 7 वर्षों में। मुगल काल में दरबारी तथा अदालती भाषा थी फारसी। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी रचना थी साकी मुस्तैद खां की। नस्ताली एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। कवि हृदय वह राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे राजा सामंत सिंह। महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी केशव ने। अब देखते हैं मुगल कालीन में विविध के अंतर्गत दिए गए तथ्यों को। एक तरफ यहाँ पे शासक दिया गया है तथा उनके शासन काल में जो विदेशी यात्री आए थे वो दिया गया है। जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस, अकबर के समय विलियम फिंच, शाहजहां, टेवरनियर, औरंगजेब, मनूजी। एक तरफ नीचे विदेशी यात्री है तथा उनका वर्ष है हॉकिंस 1608 से 1611, थॉमस रो 1615 से 1619, मनूची 1653 से 1708, रॉल्फ फिंच 1585 से 1586। नेक्स्ट है वह विदेशी यात्री जिसने भारत के हीरो और हीरो की खदानों का विस्तृत रूप से चर्चा किया है ज्या बैप्टिस्ट टेवरनियर। मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम है जहांगीर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह अब्दाली तथा बहादुर शाह द्वितीय। यहाँ पे युद्ध तथा उनका वर्ष दिया गया है तो ये देख लेते हैं। चंदेरी का युद्ध 1528, दौराह का युद्ध 1531, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540, सामूगढ़ का युद्ध 1658, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में, औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में तथा पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 ईस्वी में। बिलग्राम का युद्ध हुआ 1540 में, सरनाल का 1572, धर्मत का युद्ध 1658, जजाऊ का युद्ध 1707, आसीरगढ़ का युद्ध हुआ 1601 ईस्वी में। नेक्स्ट है 4 बाहरी आक्रमणों का व्यवस्थित क्रम है चंगेज खां, तैमूर, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। दारा सिकोह को दफनाया गया था दिल्ली में। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्ले आम
1739 में किया गया। नेक्स्ट है हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं हेमू नाम से। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य प्रयुक्त हुआ है पृथ्वीराज के लिए। यहाँ पे दिया गया है मध्यकालीन मुगल शब्दावली, उनका अर्थ तथा कार्य है। दाम इसका मतलब है ताम्र की मुद्रा। देसाई राजस्व अधिकारी होते थे। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख। जरीफ ये भूमि माप प्रणाली है। एक तरफ युद्ध दिया गया है, उनका संबंध किससे है? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ये राणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा गया। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं शेरशाह के विरुद्ध। खुसरो का युद्ध जहांगीर। खानवा का युद्ध बाबर राणा सांगा के विरुद्ध। खानवा का युद्ध बाबर चौसा का युद्ध हुमायूं। बल्ब का युद्ध शाहजहां। नेक्स्ट अब देखते हैं, इस तरफ वर्ष है, इस तरफ घटना है। 1556 अकबर का राज्यारोहण हुआ। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया। नेक्स्ट है 1680 में शिवाजी का देहांत हुआ। 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हो गया। अता अली खां का नाम था अता अली खां ये नाम था तानसेन का। बाबुल मक्का मक्का द्वार कहा जाता था सूरत को। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया पारसियों से। सुमेलित किया गया है, एक तरफ शब्द है, एक तरफ संबंधित वंश है। इक्ता दिल्ली के सुल्तान जागीर मुगल। अमरम विजयनगर। मोकासा मराठे। सही कालानुक्रम है पद्मिनी दुर्गावती ताराबाई अहिल्याबाई। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। बुलंद दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, जिसे सफेद संगमरमर से सजाया गया है। सलीम चिश्ती के मकबरे में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा तथा रूमी दरवाजे के निर्माण में क्रमशः ईंट चूने तथा चूना प्लास्टर और प्लास्टर ढलाई के साथ लखोरी ईंटों का प्रयोग हुआ है। स्मारकों का सही कालानुक्रम है अटाला मस्जिद जौनपुर। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम। हुमायूं का मकबरा दिल्ली। राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में है। मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशेषता हासिल की थी, ये स्थित है लखनऊ में। मुगल काल में मौलिम था व्यापारिक जहाजों पर बैठने वाला एक कर्मचारी। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः थे व्यापारी। अब देखते हैं सिख संप्रदाय से संबंधित सभी तथ्यों को। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था गुरु अंगद को। गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला का सृजन किया गया था गुरु अंगद द्वारा। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया गुरु रामदास ने। वह सिख गुरु जिसे अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी रामदास। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया गुरु अर्जुन देव ने। वह सिख गुरु जिनको तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था गुरु अर्जुन देव एवं गुरु तेग बहादुर हैं। वह सिख गुरु जिनकी मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, ये हैं गुरु तेग बहादुर। हेमकुंड ताराकुंड ब्रह्मकुंड में से वह स्थान जिस पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है, ये है हेमकुंड। जिस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, ये है गोविंद सिंह। वह जिनकी समाधि के कारण नादेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। वह सिख गुरु जिसने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, ये हैं गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था दलीप सिंह। अब देखते हैं मराठा राज और संघ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। मराठों के उत्कर्ष का कारण है धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनैतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति। शिवाजी ने मुगलों को हराया था सलहार के युद्ध 1672 में। शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 या 1630 ईस्वी में। वह सेना नायक जिसे बीजापुर के सुल्तान 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था, ये है अफजल खां। मुगल शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय जिस नगर में कैद थे वह है आगरा। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ में। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। शिवाजी से संबंधित घटनाओं का सही कालानुक्रम है चाकन के किले पर विजय, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, अफजल खां का प्रकरण, सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। अष्टप्रधान का गठन किया था शिवाजी ने। शिवाजी के अष्टप्रधान
सम्मिलित अधिकारी थे पेशवा अमात्य, मजमुआदार, वकिया वकियान सॉरी वकियानवीस, सुरुनवीस, सचिव सुमंत, दबीर, सेनापति, सर ए नौबत, पंडित राव, न्यायाधीश। नेक्स्ट है अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी मराठा प्रशासन में। शिवाजी के समय सरनोबाद का पद संबद्ध था सैन्य प्रशासन से। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। छत्रपति शिवाजी के राज में प्रचलित रजत मुद्रा थी रुपया, लारी एवं टका। संभाजी के बाद मराठा शासक को सरल और कारगर बनाया बालाजी विश्वनाथ ने। पेशवाओं के शासन का सही क्रम है बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव माधवराव। सही कालानुक्रम है संभाजी, राजा राम, शिवाजी सेकंड, छत्रपति साहू जी। मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया 1750 ईस्वी में। साहू के उत्तराधिकारी निर्भर थे पेशवा की इच्छा पर। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे मराठे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व हाथों में था ताराबाई की। सरंजामी प्रथा संबंधित थी मराठा भू राजस्व प्रथा से। वह मराठा पेशवा जिसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक ये हैं बालाजी बाजीराव। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है चौथ नाम से। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह था काशीराज पंडित। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण था वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया था अफगानों ने। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया 14 जनवरी 1761 को मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में। वह रोहेला सरदार जो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था ये है नजीफ खान। मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था मराठों के विलेपों में। अब देखते हैं मुगल साम्राज्य के विघटन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को। मुगल काल में राजा बनने वाले थे हुसैन, अली और अब्दुल्ला। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली बहादुर शाह प्रथम ने। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन के समय से पूर्व अंत का कारण था एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। वह मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी ये है फर्रुख सियर। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह। वह शासक जिसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था ये है मोहम्मद शाह। 1790 से 48 के बीच में इनका शासन था। नेक्स्ट है वह मुगल शाह जो रंगीला के नाम से जाना जाता था ये है मोहम्मद शाह। मुगल शासकों का क्रम है जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर शाह। इनका यहाँ पे समय आप खुद देख लीजिए। वह मुगल बादशाह जिनको वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था ये है शाह आलम द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर के बारे में सत्य कथन है वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम ज़ौक़ और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। वह ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रतिमाह 1 लाख रुपए पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। अवध का प्रथम नवाब था शहादत खां। नेक्स्ट है हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था चिन किलिच खां। सही कथन है विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। दिल्ली में स्थित खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी जय सिंह द्वितीय ने। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशालाएं बनवाई थी दिल्ली, जयपुर, उज्जैन एवं वाराणसी तथा मथुरा में। 1773 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है इसके लेखक हैं जयपुर के सवाई सिंह।